हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग बहुत दिन बाद मिलने आए हैं, ब्रेक के बाद। तो हम लोग चालू करते हैं जो हम लोग काम बीच में रह गया था, जो बुक पढ़ने का, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की 11 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको देख लीजिएगा जो लोग पहले के चैप्टर्स की समरी या मेरी कमेंट्री नहीं देखे उस पर। तो आज हम लोग चैप्टर 12 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गेटिंग द फैक्ट्स। तो पीटर लिंच यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको कैसे फैक्ट्स निकालना है। तो आपको मालूम होगा, हम लोग रिवाइज कर लें कि जैसे पीटर लिंच जो है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पर पीटर लिंच 30% के आसपास रिटर्न लगभग 30 साल तक बनाया। तो फिडिलिटी, और छोटे मोटे पैसा से नहीं, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर रहा है वो टॉप पे। तो इसीलिए हम लोग उसके जो भी डॉक्यूमेंटेड अपनी बुक में उसने टिप्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं, तरीका बताया है एज ए इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसको हम लोग आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपना जो एक्सपीरियंस बताता है उसी को हम लोग हिंदी में घोल के पी रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जस्ट उनकी बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वी आर एडिंग समथिंग इन टू इट बाई कनेक्टिंग इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि स्टॉक जानकारी कैसे निकालें। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि फंड मैनेजर बनने के बहुत नुकसान है, जैसे कि हमने एक चैप्टर था वॉल स्ट्रीट के लकीर की फकीर, या जो वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था। पर एक फ़ायदा है कि कंपनी लोग हमसे आतुर होकर बात कर लेती है, क्योंकि वही चीज़ उनको पॉपुलैरिटी और उनके स्टॉक में डिमांड पैदा करती है। तो अ, वो कहते हैं कि मुझे कई कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एनालिस्ट लोग बताते रहते हैं कि क्या है हमारा प्लान, कैपिटल स्पेंडिंग को, एक्सपेंशन प्लान को लेकर, कॉस्ट कटिंग को लेकर, जो कि फ्यूचर की कमाई को लेकर संबंधी है। जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ पे कंपनी उठ के आ जाती है मेरे पास। तो वही बता रहे हैं। बाकी जो है पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो भी बता देते हैं कि उन्होंने जो सुना देखा है। ठीक है, वही दूसरे हाथ में देखता हूँ कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जो आज के डेट में एमेचर इन्वेस्टर जान नहीं सकता पहले से ही। क्योंकि पर पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सब जानकारी निकालने के लिए तेल निकल के आ जाता था, पर अब तो कंपनी को रेगुलेटर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ डिस्क्लोज भी करनी रहती है प्रॉम्प्टली। और उसमें मतलब एक्सचेंज में भी डालना रहता है, एनुअल रिपोर्ट भी लगाते हैं, और कॉल भी करते हैं। तो अब वैसी बात नहीं है कि जानकारी निकालने के लिए आपको तेल निकल के आए, बट कैसे निकालना है वो बता रहे हैं कि क्या देखना है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरह से चीज़ों से लेकर इंडस्ट्री एसोसिएशन वगैरह भी, जैसे हमारे इंडिया में CII, फिक्की वगैरह, वो भी इंडस्ट्री आउटलुक का, जैसे अपने सियाम है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तो आउटलुक निकालती है, पब्लिकेशन निकालते हैं। तो पर वो सब चीज़ों पे ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि पीटर लिंच कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि पब्लिक जो है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन इतने से ज़्यादा दिलचस्प अफवाह होती है। इधर उधर खाना सुनी बातों पे विश्वास करने का ज़्यादा मन करता है। रेस्टोरेंट में अगर कोई कह रहा है कि टाटा मोटर सही चल रहा है तो ज़्यादा विश्वास होगा, ना कि टाटा मोटर खुद का लिटरेचर दे रहा है, एनुअल रिपोर्ट दे रहा है उसको। तो मतलब अगर ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा गुप्त और खुफिया रहेगा स्रोत, उतना प्रभावशाली होता है दिमाग पर। जबकि साफ साफ दीवार में जहाँ लिखा है चीज़ें, वहाँ इन्वेस्टर कान लगा के दीवार पे सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। तो ये कह रहे हैं कि एक मजाक के रूप में कि अगर इन जो कंपनी है वो अपने एनुअल रिपोर्ट में अगर ऊपर क्लासिफाइड लिख दे तो हो सकता है लोग ज़्यादा पढ़ लें। ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपने ब्रोकर आपको बता देगा, ब्रोकरेज रिपोर्ट में देख लो, कंपनी को फ़ोन करके पूछ लो, है ना। चले जाओ कंपनी के हेडक्वार्टर, थोड़ा जूता खींचो। ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपने मान लो डिस्काउंट ब्रोकर के बजाय अगर फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म लिया है, जैसे अपने आनंद राठी और ये वो, तो आप उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हो डिस्काउंट ब्रोकर के मुकाबले, तो कम से कम उससे उसको परेशान तो करो जानकारी के लिए। ये नहीं कि घड़ी घड़ी खाली पोर्टफोलियो देखते रहो। उसको रिसर्च नहीं बोलते हैं। स्टॉक रिसर्च, स्टॉक ब्रोकर तुम्हारा पक्का दोस्त हो सकता है, उससे तुम आप कंपनी की पी रेशियो, ग्रोथ रेट, प्रोजेक्शन, इनसाइडर बाइंग, ये सब सारी चीज़ें उसकी ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह में पढ़ सकते हो। ओनरशिप क्या है इंस्टीट्यूशन का, तो ये सब सारी चीज़ें आजकल स्क्रीनर में भी मिल जाती है हमें। तो इसको लेकर हमको मतलब जो उनका कॉन्टेक्स्ट था वो समझ लिया हमने। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग का पिछला चैप्टर जो था कि हम किसी भी स्टॉक के पीछे 2 मिनट की कहानी बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, तो उसी तरीके से देखिए कि आपका जो है वो ब्रोकर क्या उसकी 2 मिनट की कहानी बना रहा है। तो यहाँ पे एक संवाद बताया है, तो उसी में बता रहा है कि अब इसको संवाद को हम लोग किस तरह से बेटर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि जायरे हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो अगर आप जस्ट पूछ रहे हो कि क्या ये अच्छा है, तो वो तो अच्छा है, और बुरा तो ये तो बोलेगा ही। पर आप मान लीजिए ब्रोकर आपको बोल रहा है कि हम ला क्विंटा मोटर इन दे रहे हैं, वो हमारे बाई लिस्ट में है, तो आप उसको सबसे पहले पूछो कि आप उसको कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे, साइक्लिकल है, स्लो ग्रोवर है, फास्टर है, टर्न अराउंड है, क्या है। जो हम लोग ने पहले देखा था कि पहले कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक को। फिर वो कहेगा कि नहीं फास्ट ग्रोवर है, तो फास्ट ग्रोवर तो कितना फास्ट है, उसमें अर्निंग ग्रोथ कितना है, पी रेशियो उसके हिस्टोरिक पी के मुकाबले कहाँ है अभी। ठीक है। फिर हमारा जो है ऐसा क्या है कि अभी यह गुड बाई है। फिर आपका मार्केट कहाँ जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो हम सस्ता खरीदेंगे। ठीक है। फिर हमारा कहाँ से एक्सपेंशन आएगा यहाँ पे ग्रोथ के लिए, अगर कर्जा का क्या पोजीशन है, बिना इक्विटी डाइल्यूट किए वो कैसे मान लीजिए ग्रोथ कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। क्या इंसाइडर खरीद रहे हैं, या फिर पिछला 5 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो चार्ट देखो, है ना, डिविडेंड देता है कि नहीं देता है, ये देखो, इंस्टीट्यूशन वाले भैया लोग कितना ले रखे हैं वो देखो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। कौन सा एनालिस्ट क्या बता रहा है, ये पढ़ने में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट वगैरह पढ़कर देखो, मगर उसमें बाई सेल या टारगेट वारगेट मत देखो, उसका जो कंटेंट है, फैक्ट है वो देखो।
कंपनी कॉन कॉल वगैरह में क्या सवाल जवाब चल रहा है, लेने की हड़बड़ी मत करो, जरूरत लगे तो कंपनी को फ़ोन घुमाओ, ठीक है। तो इधर पे हम लोग ने मतलब कि बहुत दिन बिजी था, तो इसमें काफ़ी कॉन कॉल्स वगैरह भी सुने हैं बहुत सारी कंपनी का। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का। एक आध जगह विजिट भी करके आया माइक्रोटैक कैप कंपनी की, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने मतलब कि और पैरेलल में भी कई किताबें पढ़ रहा था, और उसको भी मतलब हम लोग कर रहे थे। एक और किताब मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जो कि मतलब कि नए के लिए बहुत अच्छी है, ये स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर हेल्थ से रिलेटेड भी जो है काफ़ी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मतलब कि बहुत सारी किताबें हैं जो ऊपर दिख रही है, और उसमें से मतलब कि मैं चेंज करके अल्टरनेट कर करके किसी दिन घंटा डेढ़ घंटा किसी बुक को दे दिया, तो उस तरीके से लगातार पैरेलल में बहुत सारी बुक्स रीडिंग चल रही है। तो वी विल शेयर सम डे अनदर डे, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर दिस डिस्कशन। तो कंपनी को फ़ोन करने की कला बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रोफेशनल लोग तो बोलते हैं कंपनी को फ़ोन घुमाते रहते हैं, और एमेचर लोग नहीं सोचते हैं। अगर आपका कोई विशिष्ट सवाल है तो इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिस सबसे बेस्ट जगह हो सकता है जवाब के लिए। छोटी कंपनी है तो हो सकता है प्रेसिडेंट ही से बात हो जाए आपकी। तो अगर मान लो इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिस आपको भाव नहीं दे रहा है, तो उनको आप बता सकते हैं कि आपने उनका जो है 20,000 शेयर ले रखा है। वो बोलेगा भाई क्या नाम है, बोला कि मेरा नाम तो ये है, और मैं इस नाम से इस स्ट्रीट से ये वो कुछ मतलब थोड़ा सा झोल झाल की वो आपको पकड़ ना पाए कि हाँ भाई। और ऊपर से इतना कोई कंपनी आपको कुछ कर भी नहीं सकता कि भाई आप कोई जानकारी पूछ रहे हो ना, तो उसको मतलब कि ऐसे कैसे भी मतलब आप उसके लिए रेपुटेशन बना रहे हो। तो इस तरह से करने से आपको हो सकता है थोड़ा गर्मजोशी दिखाया कि हाँ भाई 20,000 शेयर है। अगर आप ये बोलो कि भाई मैं इसको डबल करने की सोच रहा हूँ, है ना, तो मैं उसके लेकर पूछ रहा हूँ, तो आपका विशिष्ट सवाल है तो कोई, अदरवाइज जनरल चीज़ के लिए पूछना नहीं है कि भाई तुम्हारा स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो इस तरह के सवाल अगर करोगे तो बोलेगा कि ये लगता नाड़ी है यार कोई, तो और वो मान भी लेगा कि यार ये कहाँ 20,000 शेयर लिया होगा, सही फर्जी में बोल रहा है। तो ठीक है, तो वही सारी चीज़ है। तो मगर किसी कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिस से हमें यही जानना रहता है कि उसके बारे में जो 2 मिनट की कहानी हमने बनाई है, तो उस पर क्या उस चीज़ का एक तरह से उसमें सपोर्ट कोरोबोरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एफर्मेटिव में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें मतलब कि देखते हैं कि हमारी कहानी मनगढ़ंत है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ देखते हैं। तो बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी से अगर पूछना है तो हम क्या पूछें जो कहानी के रूप में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो हर चीज़ में अर्निंग हुई होती है। हमारे एक चैप्टर भी बनाया अर्निंग अर्निंग अर्निंग। तो फिर अर्निंग सही मुद्दा है, पर इनडायरेक्टली पूछना चाहिए उसको, डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए कि भाई क्या कमाए, क्योंकि किसी को भी सही तौर पे बता पाना मुश्किल रहेगा किसी भी कंपनी में कि फ्यूचर में कितना कमाएगा, ठीक है। पर हाँ, जितना डाइवर्सिफाइड होगा उतना प्रेडिक्टिबिलिटी उसकी बढ़िया रहेगी। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कह रहे हैं कि पीएनजी जो है 82 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, 100 से ज़्यादा ब्रांड है, 107 देश को सप्लाई कर रहा है, तो बैलेंस आउट हो जाता है। कोई भी ऊपर नीचे इधर उधर होगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा। पर कोई स्पेसिफिक कंपनी है जो मान लीजिए कोई चीज़ बेचने वाला है, तो अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप उसमें नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर मान लीजिए ज्वेलरी है, ज्वेलरी में अगर आप उसको बोलेंगे कि भाई अगले साल कितना माल बेचोगे, तो बोल देगा, पूछेगा आपसे कि भाई आप हमको सोने का दाम बता दो कितना रहेगा अगले साल, तो हम बता देंगे कितना बेचेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है कि अब जैसे इस बार का सीजन में आप देखे होंगे कि एसी वगैरह, तो गर्मी कितनी है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। अब बहुत सारे कंपनी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या वोल्टास ब्लू स्टार या अपना अमर इंटरप्राइजेज, जो भी ये लोग काम करते हैं, सभी में जो कूलिंग रिक्वायरमेंट ही कम हो गई बहुत अच्छा मानसून होने के कारण। तो इस बार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ऐसे अल्टरनेट साल होना तो चाहिए, कह नहीं सकते, पर इस बार हमको उम्मीद है कि इस बार गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो मे बी, लेट्स सी। तो वही कह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कभी भी अगर आपको देखना है कि कहाँ चल रहा है, मतलब कैसा चल रहा है साइक्लिकल में भी, तो जैसे गुड़िया टायर 2 महीने का क्या एडवांस बुकिंग चल रहा है उसमें, तो और टायर के दाम बढ़े हुए हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई अब टायर का चलेगा काम। तो मारुति सुजुकी भी जैसे 10,000 के आसपास में चल रहा था उस वक्त में जब ऑटो स्लो डाउन था, अब मान लो 15-16 हज़ार रुपये, तो उस वक्त में आपको पता चल रहा है कि हाँ जब से रिवाइवल चालू हुआ उसी वक्त आप उसको ले लेते तो आपका सही रहता है ना। फिर तो टैको बेल अगर कितना आउटलेट खुले हैं इस साल, फिर बडवाइजर ने कितना मार्केट शेयर बढ़ाया, तो वैसे क्या जेएसडब्ल्यू स्टील फुल कैपेसिटी पर चल रहा है। तो हम लोग मतलब अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से देख सकते हैं। तो क्या सॉन्ग्स की मार्केट को लेकर जो है मान लो क्या वैल्यूएशन है, मतलब एसेट रिच अगर देखना तो टिप्स म्यूजिक के पास जो है वो क्या है, मान लो ग्रोथ उसका कम हो गया, ठीक है, पर क्या वो एसेट रिच है, तो उसको कब घूमेगा, कब स्पॉटिफाई के साथ अगर मान लो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ, ये जो भी है वो क्या वो चक्का घूम सकता है, तो उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो वो ट्रैक करने को लेकर कह रहे हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल में जैसे हमने ट्रैक किया था, तो मैंने मतलब पर्सनली तो उसमें 250 ऐड करते करते 1250 तक किया था। अब तो मतलब पैग रेशियो उसका बहुत ऊपर हो गया 4 के आसपास, तो फिर एग्जिट हो गए, ठीक है। तो डेट के बारे में मान लो क्वेश्चन पूछना है तो आप डेट के बारे में पूछ सकते हो, पर ऐसे नहीं पूछना है कि भाई लोग कर्जा कम करने को क्या विचार है। इससे बेटर है कि आप ये पूछो कि भाई आपकी एनुअल रिपोर्ट में पिछले साल जो है 500 मिलियन से कर्जा कम किया था, अब और डेट रिडक्शन को लेकर आपका क्या मतलब व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से ही वो कह रहे हैं, ठीक है, कि जो है तो और कुछ नहीं, तो कम से कम ये सवाल तो कर ही दो कि इस साल का क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, जनरल कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या, तो वो बताएगा कि ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस पेज में आपको मतलब ये जो है कि जैसे स्टर्लिंग
ड्रग हो, एस्पिरिन का स्टोरी बताया था कि जो है चल रहा है। तो हो सकता है कि निगेटिव साइड को लेकर हो सकता है कंपनी आपको बता दे कि लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है हमारी इंडस्ट्री में, या हमारा प्रोडक्ट जो है मेन था उसका डिमांड खत्म हो गया है, एक नया कंपटीटर आया है जैसे वरुण बेवरेज के केस में, ठीक है। बढ़ता डॉलर हमारे प्रॉफिट पर खराब असर डालेगा। मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल वगैरह में ये हो सकता रहता है। अगर फायदा रहेगा कि अब लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, अगर आपकी कंपनी कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो ये बता सकता है कि आपके बढ़ते इन्वेंट्री के बारे में पता चल जाएगा। जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में इस बार हमने देखा कि इन्वेंट्री बढ़ गया, क्यों नहीं बेच पाया मानसून इतना अच्छा रहा, तो कि इस साल जैसे इतना माल नहीं बिक रहा है। तो इस सब चीज़ जानने के बाद आप अपना गणित बैठा सकते हैं कि अपना चंद्रमा देख सकते हैं कि इसमें हमको लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए, जो भी है, ठीक है। तो बोलते हैं कि आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या मान लीजिए बात करेंगे तो उसमें कई बार नई बात मिल जाती है, ठीक है। तो नई बात आपको पता चल सकती है, ज़्यादातर वही होती है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर हो सकता है आपको एक नई बात पता चले जो आपके लिए बहुत फायदेमंद सौदा हो सकता है खरीद या बेच को लेकर, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपनी वो बोल रहे हैं कि कैन यू बिलीव इट, तो कैन यू बिलीव इट में है कि भाई ज़्यादातर कंपनी तो सच्चा और ईमानदारी से ही अपनी कहानी बताती है, ठीक है। पर आदमी आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि, और इंडस्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर में भी आदमी का जो है बोलचाल, उसकी भाषा, सारी चीज़ बदल जाती है। हर एक इंडस्ट्री का एक रवैया हो जाता है, तो उसको एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विशेषण बदल जाता है, वही चीज़ को, उसी रिजल्ट को, उसी ग्रोथ को बताने का। आपको बोलते हैं ना कई बार कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, तो उसको ये पीछे एक बार बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि उस मैनेजमेंट का मतलब कि किस बैकग्राउंड से आता है, किस इंडस्ट्री से है। जैसे एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आप लीजिए, तो टेक्सटाइल में कह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये 19वीं शताब्दी से ये धंधा है। अब चाहे जेपी स्टीवेंस लो, रेमंड लो, ये लोग लो, ये सब आदित्य बिरला लो, ये लोग पुराना धंधा है, पुराने सेठ हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे अमेरिका का स्वतंत्रता, चाहे इंडिया का आप लीजिए, तो जो युद्ध देख चुके हैं, रिसेशन देख चुके हैं, बस्ट देख चुके हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों से ये विचलित नहीं होते। टेक्सटाइल वाले के इन्वेस्टर जो रिलेशन वाले होते हैं, पुराने बुढ़ऊ होते हैं, वो मजे हुए होते हैं। जब धंधा टकाटक चल रहा है तब भी वैसे बोलते हैं ठीक ठाक है, दाल रोटी चल रही है, ठीक है। और जब खराब हो जाए तो बोलते हैं कि जहर खाने का पैसा नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं कि टेक्सटाइल टाइप जो है मैच्योर इंडस्ट्री, मतलब सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, मैच्योर इंडस्ट्री जो भी है उसमें ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि जबकि धंधा इतना खराब नहीं है फिर भी ऐसे मान लो मारवाड़ी बनिया टाइप बोलेंगे कि आटो में घाटो लागो, ठीक है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस इंडस्ट्री बैकग्राउंड से लोग आएंगे तो वो ऐसे बोलेंगे। वहीं दूसरी ओर आप अपैरल चले जाओ, कपड़े में ही जो ब्रांडेड है, तो वो फिनिश्ड गुड्स बनाता है टेक्सटाइल से ही लेकर, पर एक तरह से वो पीटर लिंच ये कह रहे हैं कि पानी केरा बुदबुदा अस अपैरल की जात, देखकर ही छुप जाएगा उसका प्रॉफिट, समझ रहे हो प्रभात। तो यह इतनी बार दिवालिया होते हैं जैसे संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनके मगर मुंह से, इनके एग्जीक्यूटिव के मुंह से कभी भी आप मीडियोकर शब्द नहीं सुनोगे, ठीक है। जबकि सेल्स एकदम खत्म हो गया, चाहे रेड टेप लो, रेमंड लाइफ स्टाइल लो, पर ये बोल रहे हैं थिंग्स आर, मतलब सबसे ज़्यादा निगेटिव इनसे सुनोगे कि थिंग्स आर बेसिकली ओके ओके, जबकि हाहाकार मच गया है, ठीक है। तो और अगर मान लो सही में ओके ओके आ गया तो हिमेशी रेशमिया टाइप वो लोग बोलने लगेंगे क्या बोलते हैं, फेंटाबुलस और फ्लेबरकास्टिंग, जय माता दी, लेट्स रॉक, समझ रहे हो। तो उस टाइप से ये लोग बखान करेंगे। तो टेक्नोलॉजी वाले के लिए भी पीटर लिंच कह रहे हैं कि यही हाल है। टेक्नोलॉजी वाले भी जो है, पीपल सॉफ्टवेयर वाले लोग जो है वो पूरा जोश दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि मतलब जितना ठोस धंधा होगा उतना वो मतलब कि मेच्योरली कहेगा, जितना वो खोखला रहेगा, मान लीजिए उसका वोलेटाइल रहेगा, खोखले का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं बनाएगा, वोलेटाइल रहेगा, उतना ही मतलब उसका जो वो है वो मतलब आपको उतना सब्जी बाग दिखाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी जो कॉन्फिडेंस दे रहा है तो उसको एक इंडस्ट्री बैकग्राउंड से भी थोड़ा सा उसकी बायस को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं शेयर होल्डर होने का जो एक मजा है उसी कंपनी के हेडक्वार्टर विजिट करने में। तो अगर आसपास है तो अपॉइंटमेंट लेकर चले जाओ, मिलना तो कठिन नहीं होता है अगर आपके पास 20,000 शेयर हो तो, समझ रहे हो ना। लेकिन उसको फुल इज्जत, 20,000 शेयर वाले को फुल इज्जत देकर घुमाते हैं। अगर कहीं दूर है तो फिर छुट्टियों में जाओ, जो भी है। तो पीटर लिंच, आप देखो विजिट करने को लेकर हमारे लिए सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, पर वो क्या देखना चाह रहे हैं जरा हम लोग उससे उस सेंस में ये देखते हैं कि जब मैं किसी कंपनी को हेडक्वार्टर जाता हूँ तो मेनली वहाँ के फील लेने की कोशिश करता हूँ। आंकड़ों की जानकारी वगैरह तो मुझे फोन पे मिल जाती है, रिपोर्ट में मिल जाती है, पर जो फीलिंग आती है हेडक्वार्टर अगर कहीं कोने खोपचे में है या फिर उसमें किफ़ायत की महक आती है, तब मैं मतलब उत्साहित होता हूँ। तो पहली चीज़ मैं जो पूछता हूँ कि लास्ट टाइम आपके यहाँ फंड मैनेजर कब आया था, एनालिस्ट कब आया था, तो बोलते हैं कि 2 साल पहले आया था, तो मैं उत्साहित हो जाता हूँ। तो यही हाल था, वो कह रहे हैं मेरिडियन बैंक का, जो 22 साल से कॉन्स्टेंटली अर्निंग्स ऊपर किए जा रहा था, डिविडेंड भी दिया जा रहा था, रिकॉर्ड उसका अच्छा था। पर यहाँ के बैंक के लोगों ने कभी देखा ही नहीं हेडक्वार्टर में कि एनालिस्ट नाम की क्या चीज़ होती है, चिड़िया। तो मैंने जब समर इंटर्न में आए लड़के या जो भी बच्चों को भेजा पे बॉयज़ में, मैनी मो, तो इन सब में जब विजिट करने के लिए भेजा था तो उन लोगों ने तकलीफ बताई थी कि हम पहुंचने में ये तकलीफ हुआ, क्या बोला वहाँ जा नहीं रहा था। तो वो कह रहे हैं कि बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन इंटर्न ने आके बताई उसके बराबर वजन इस बात का भी था कि उनको पहुंचने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि तकलीफ हो रही है तो सब नहीं जा पाएगा, तो वन डिस्कवर्ड रहेगा। तो उसी तरह की बात बता रहे हैं कि, और किफ़ायत की भी महक आ रही है कि भाई ऐसी जगह में जो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो वैसा नहीं कर रहे हैं। क्राउन कॉर्क एंड सील की बता रहे थे कि उसका प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है असेंबली लाइन की तरफ झांकता था, ठीक है। फर्नीचर भी इतना बेसिक कि आर्मी में भी जो फर्नीचर था उससे प्रीमियम लगता था। तो इससे तो ये साफ है ना कि जो कंपनी की प्रायोरिटी साफ है। वो जो स्टॉक है क्राउन कॉर्क एंड सील वो 280 गुना हुआ 30 साल में।
तो कंक्लूजन मेरा यही है कि मलाईदार कमाई और किफ़ायती हेडक्वार्टर बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इंडिकेटर अच्छा है। ठीक है, वहीं यूनी रॉयल की एक बात बताते हैं कि वो फैंसी प्रेप स्कूल की तरह कनेक्टिकट हिल साइड में अपना खोल लिया था दुकान। अब फाइन एंटीक फर्नीचर लगा दिया, हाई फाई पर्दा, हाई फाई दीवार। मैंने कई ऑफिस में देखा है कि ज़्यादा ताम झाम अगर जहाँ हो रहा है, मतलब समझ लो अर्निंग स्वाहा, ठीक है, कटर है। तो आप हेडक्वार्टर विजिट में इनफॉर्मल लोगों से मिलने की कोशिश करो, एनुअल मीटिंग वगैरह में अगर आप जाओ तो जैसे वो बता रहे हैं कि मैं फ्लॉपी डिस्क कंपनी टंडन में मीटिंग करने गया था, तो इन्वेस्ट नहीं किया था मैंने उसमें, तो वहाँ पे जो मेरे को मतलब बढ़िया था लग गई थी। ऐसे लोग मेरे से एक टकरा गया था कि एक मेरे को नया नज़रिया मिला। तो वो बोल रहे हैं कि एक आदमी हमको मिला जो मतलब एवरेज सा लग रहा था, बातचीत में ठीक था, पोलाइट वगैरह, पर उसको जो हाल फिलहाल में जुमा जुमा 4 दिन हुआ था और उसके पास में 20 मिलियन वर्थ का स्टॉक ऑप्शन शेयर्स वगैरह था। हम सोचे यार ये आदमी के पास $20 मिलियन है? मतलब यहाँ से अगर मेरे को दुगना करना है तो इस आदमी के पास 20 मिलियन की जगह 40 मिलियन होगा। तो बोला यार इसके पास यही ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या 20 मिलियन का 40 मिलियन करेगा? इम्पॉसिबल। तो वो चीज़ स्टॉक जो है $35 का $1 भी हुआ। तो आदमी को भी मतलब आप देख सकते हैं कि यार ये मतलब जस्ट वो हलवा थोड़ी है यार कि मतलब आया कोई भी कंपनी में और उसके पास में 20 मिलियन का है, इसका मतलब वहाँ पे बबल है। तो उसी तरह से एक और बताए हैं, एक और एग्जाम्पल दिए हैं, क्या नाम था उसका, टेली वीडियो। हाँ, तो टेली वीडियो में भी इसी तरह का था। ठीक है, कि वो $40 से वो $1 पे हो गया 83 87 में। तो बोलते ये बात को मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता, पर आदमी देख के आपको पता चलना चाहिए कि भाई उसकी मतलब क्या औकात होनी चाहिए। आज के डेट में देखिए ना, आज आप देखिए जो भी चीज़ चल रहा है, अब ढिंचक पूजा टाइप के जो है उनको मान लो मिलियन व्यूज़ मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है, और आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट या जो देख रहे हैं उसमें मतलब 100 200 व्यू, या मान लीजिए जो भी है बहुत कम उसके ये हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान में कुछ होता है, लोग करते हैं, तो वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे बहुत सारी चीज़, तो देखिए अब आज के डेट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाता है। ठीक है, तो फिर अब बताते हैं किकिंग द टायर्स। तो किकिंग द टायर्स जो है उस पर हम लोग चलते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई किसी में दम है या नहीं है कंपनी में, उसको जैसे हम लोग टायर में देखते हैं ना, लात मार के कि भाई साहब ये हवा हुआ निकल गया है कि अभी टनाटन है। तो उसी तरह हम लोग भी मतलब जब बाजार में निकलते थे तो कैरोलिन वगैरह जो है वो उसने जैसे लेग्स खोजा सुपरमार्केट में, मैंने टैकोबेल खोजा बरीटो खाते वक्त। तो ये हमने माना कि दुकान बाजार घूमने से और चीज़ों का स्वाद और परख करने से ये चेक करना कि दम है या फुस है, ये एक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। माना कि ये देखना परखना जो भी है, आपके महत्वपूर्ण सवाल जो भी है नंबर्स को लेकर, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे बिल्डर में धोखा खा गया था मैं, बिल्डर का आपको एग्जांपल याद होगा कि उसने ला क्विंटा और मतलब ला क्विंटा तो उसका सक्सेसफुल था, और बिल्डर जो है उसका होटल वाला चेन, रेस्टोरेंट का एक तरह चेन, वो फेलियर था, क्योंकि उसने एक जगह में अपने जहाँ पे रहता है ये, वहाँ पे देखा कि बोस्टन में सक्सेसफुल हो गया, तो उसने सोचा कि हर जगह जब होगा तो ये सक्सेसफुल ही होगा। तो वो चीज़ को लेकर जब तक देखा नहीं तब तक इसने बहुत बड़ा पैसा लगा दिया था बिल्डर में, तो वहाँ पे उसको फेलियर हो गया। तो मतलब फीलिंग्स भी धोखा देती है, जब तक आप उसको मतलब कि सही से नहीं ले, बायस हो गया था इसका, क्योंकि उसको उसका सैंडविच वगैरह अच्छा लगता था और हेल्दी वेल्दी टाइप कस्टमाइजेशन हो जाता था। ठीक है, तो तो जब आप कोई कहानी को पकड़ रहे हैं तो उसका ज़मीनी हकीकत को जानने में, आश्वस्त करने में बहुत मदद करता है इस तरह की आपको जब विजिट करना है। वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जब ये है टॉय आर एंड यू वाले में भी, जैसे लोग से हमने पूछा कि जो है कन्विक्शन, पीटर डी रोथ नहीं बता दिया था टॉय आर एंड यू को लेकर, पर जब मान लो कंपनी के जो खिलौना लेकर निकल रहे थे शोरूम से, लोग उससे पूछा कि भाई वापस आना चाहोगे, तो बोले हाँ हाँ हम तो आएंगे इस पे वापस। तो उसी तरह से जैसे अगर मान लो कि इन्वेस्टर रिलेशन से सारी बातें आप ले लो, मगर अगर मान लो कोलोन करके एक सेंट होता है, उसको अगर मान लो 79 सेंट्स बोतल में मिल रहा है और कस्टमर अरे वाह अरे ऊ आ जो भी मान लो कर रहे हैं उसको लेकर, तो उस चीज़ की जो फीलिंग है आप वो इन्फॉर्मेशन या नंबर्स में नहीं ले सकते हैं। तो जोश जो है वो उससे आता है। आपको मान लीजिए कोई डॉग फूड का पूरा कार्ट भर के ले जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो फिर आपको वो जो चीज़ देगा वो चीज़, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डोपामीन हिट लेने जाते थे लिटिल इंच इस तरह से, तो बाजार में सूंघने के लिए। ठीक है, यही स्कटल बट जो अपना है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हम्म, हमारे फिशर भाई साहब है ना, फिशर, तो फिल फिशर जो है वो भी स्कटल बट इसी टेक्निक को बोलते हैं, पता लगाना ज़मीन में। तो ठीक है, तो पिक एंड सेव को लेकर जो एक कहानी बताए हैं कि पिक एंड सेव जो कंपनी थी वो अपने स्टोर्स में मतलब जो है भयानक डिस्काउंट देती थी, तो बार्गेन देखती थी, तो लोग अचंभा में रह जाते थे। वो बोल रहे हमें भी खुद आश्चर्य में था कि कितना कैसे देता है ये। तो यह उसकी स्ट्रैटेजी ये था कि भाई लॉट में माल उठाता था, और जो भी डिसकंटिन्यूड हो गया प्रोडक्ट तो लॉट में वो चीज़ सस्ता मिल जाती थी और उसको वो यहाँ पे भी सस्ता दे देता था, तो इसकी मतलब वॉल्यूम बहुत जल्दी निकल जाता था। तो फिर बोलते हैं कि टर्न अराउंड को हम कैसे देखेंगे, कि मान लीजिए जैसे किकिंग द टायर्स, तो हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं बाजार में। तो बोलते थे कि घर में वाइफ बोल रही थी कि एक एप्पल कंप्यूटर और लेना है। मेरा जो फिडेलिटी का फंड मैनेजर था, जनरल मैनेजर जो सिस्टम्स का, वो बोला कि भाई 60 मैकिंटोश हम अभी ले रहे हैं इस साल। तो हमको लगा कि भैया होम और जो है ऑफिस में, घर ऑफिस में अभी भी इसकी मांग बरकरार है, जबकि एप्पल का शेयर $60 से $15 हो गया था।
तो वो रिवर्सल होने का चांस हमने पकड़ा और इसने बोल रहे हैं कि हमने उठा लिया इसका, लगभग बहुत सारा शेयर उठा लिया, ठीक है, मिलियन शेयर्स उठा लिया, और तो पैसा ही पैसा बनाया। फिर क्रिसलर की बात कर रहा है। क्रिसलर ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो कह रहे थे कि भाई उसका जो है ली याकोका जो भी मान लो था, उसकी बात से उसने बहुत बुलिश केस बनाया आर्गुमेंट करके कि क्रिसलर जो है उसमें इंडस्ट्री रिवाइवल हो रहा है, तो क्रिसलर ने कॉस्ट कटिंग भी करी है। तो उसको कैसे हमने जांचा कॉस्ट कटिंग में, क्योंकि उसके हेडक्वार्टर के बाहर में जो भी एग्जीक्यूटिव पार्किंग लॉट है वो आधी खाली थी, इसका मतलब कॉस्ट कटिंग तो कर दी भाई, ये अच्छी साइन होती है। और शोरूम से धकाधक एक के बाद एक क्रिसलर का समझ लीजिए आप, डिजायर, बलिनो, ब्रीजा जो भी ब्रांड है उसका, वो निकल रहा था। तो उसी तरह आप कह सकते हैं, पर फिर भी बोल रहे हैं कि हमने एक उसका मिनी वैन जो ओमनी टाइप होगा उसको मिस कर दिया था, पर फिर भी मतलब हो गया ना। और उसका ओमनी वैन मतलब उसका जो भी मिनी वैन था वो तो पूरा लीडर हो गया था, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एक चीज जो चीज चली है कहीं पे वो दूसरी जगह चलेगी कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जितना देश का लोग बाग जो है होमोजेनाइज होंगे, उतना ही एक मॉल में, एक शोरूम में जो चीज चल रही है वो हो सकता है दूसरी जगह भी चलने लगे, ठीक है, संभावना है, ठीक है, ये सारी चीज बात बता रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री का इतना एनालिसिस कैसे हम लोग सिर्फ पार्किंग लॉट में, मॉल में और लॉज में, चर्च के बाहर, मंदिर के बाहर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बता रहे हैं। फिर एक बोल रहे हैं कि देखो हमने ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें देख के भी छोड़ दी थी, जैसे ऑस्कॉश कोई कंपनी थी, तो उसके जो है हमारे बच्चे उसके बिब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लालिया, ऐसा जो थूक निकलता रहता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को जो खाना खिलाने से पहले आप पहना देते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको पहन के ही बड़े हुए हैं, पर उस कंपनी को मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो रिबॉक को भी मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मेरी बीवी की जो फ्रेंड आई थी वो कह रही थी कि इस जूता को पहनने के बाद मेरा पैर दुख रहा है, तो ये ले भाई। तो ऐसा नहीं है कि जो है हर एक चीज़ आपको सिर्फ इस कटल बट से एक से जनरलाइज कर देनी है, तो इसीलिए एनुअल रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। तो ये आश्चर्य नहीं है कि ज़्यादातर लोग एनुअल रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देते हैं, डस्टबिन में मिलती है, थोड़ा बहुत उसका चमकीला पन्ना पढ़ लिया जिसमें फाउंडर की बड़ाई है, विजन मिशन लिखा हुआ है, बाकी पन्ने रद्दी टाइप लग रहे हैं, तो जिसमें छोटे छोटे अक्षर में बहुत कुछ नंबर लिखा रहता है, समझ नहीं आ रहा है, तो छोड़ो, फेंको यार। तो पर कहीं यही रद्दी पन्नों में सबसे इंपॉर्टेंट माल रहता है एनुअल रिपोर्ट में। वो कहते हैं मैं सीधा बैलेंस शीट में जाता हूँ, वो सबसे पन्ने इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कई जगह आप एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे कि करंट सीईओ जो है अपने दादाजी की मूंछ में ताव देते वाली फोटो के सामने खड़ा है और उसकी एक आ रही है, आप उसको देख रहे हो, उसकी कहानी पढ़ रहे हो, ठीक है, पर वो सब चीज़ स्किप कर देते हैं बिटर लिंच, और वो पहुंच जाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एक बार ओवरऑल नज़र जो है मार लेते हैं, पर उनका मेन जो है वो चले जाते हैं बैलेंस शीट में। देखिए यहाँ पे ये फोर्ड की एक बैलेंस शीट बता के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि 1986 और 87 का दो का डाटा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा इधर कर लेता हूँ अपने आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कह रहे हैं कि मैं जब भी जाता हूँ तो मेरा मतलब कि मेन फोकस करंट एसेट और कैश एंड कैश आइटम्स में रहता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में रहता है। तो ये देखिए कैश एंड कैश आइटम और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये दोनों का मैंने देख लिया कि भाई ये दोनों मिला के लगभग $10 बिलियन के आसपास जो है, 1986 में ये था 8.5 बिलियन और अब 10 बिलियन हो गया है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं लॉन्ग टर्म डेट पे वापस, इस जगह पे दूसरी बैलेंस शीट की दूसरी साइड आके, तो यहाँ पे हमको दिखता है कि 1.75 बिलियन का आपका 1987 में कर्जा है, जो पहले था 2.1, मतलब कम किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बढ़ाया है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो है बाकी जो देखिए शॉर्ट टर्म डेट वगैरह ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि इनका ये मानना है कि ये सारी चीज़ जो आपकी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, वो सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म डेट को मैनेज कर देंगे। उचलती उधार बोलते हैं हम लोग, जैसे मैं भी मारवाड़ी कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग जैसे जो भी चीज़ मान लो किसी से लेके आए उसको उचलती उधार बोलते हैं। एक जो लॉन्ग टर्म मान लीजिए आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आपका मान लीजिए लॉन्ग टर्म डेट हो गया। आपने मान लीजिए बैंक से आपको लोन लिया है, पर आपने मान लीजिए किसी को जैसे एक 40,000 रुपये आपने किसी से लिए हैं आज, और उसको मान लीजिए जैसे कैश करंट अकाउंट, और आप समझ सकते हैं सेविंग्स अकाउंट या जो भी लोन अकाउंट, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो करंट वाला जो उसको उचंती बोलते हैं हम लोग, तो मारवाड़ी टर्म में। तो उचंती को वो बोल रहे हैं कि उचंती को मत ध्यान दो, उचंती जो चीज़ है उचंती में ही चली जाएगी। क्योंकि आपने अगर मान लो किसी को सामान दिया तो वो चीज़ कभी पैसा भी पेंडिंग है, 1-2 दिन में वो पेमेंट करेगा, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे में एक कैंसिल आउट हो जाएगी। मेन जो देखना आपको कि गले में कितना पैसा है, रोकड़ा है, और टनाटन मान लो कि सिक्योरिटीज़ जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है वो कितनी है, और इन दोनों का जो सम है वो लॉन्ग टर्म डेट के मुकाबले कहाँ ठहर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश पोजीशन, ठीक है। तो ये मिला के जो नेट कैश पोजीशन है वो देखना है। तो फोर्ड के केस में जैसे मान लीजिए 8.5 बिलियन का नेट कैश पोजीशन है, कैसे, ये देखिए 1.75 और ये 10 पॉइंट कुछ होगा, तो उसको मिला के माइनस करके 8.5 बिलियन आया, जो कि पिछले साल से बढ़ा है। पिछले साल कितना था 8.5, और यहाँ पे ये 2.1, तो ये चीज़ 6.4 वगैरह था, तो अब वो 8.5 हो गया, तो बढ़ा है ना। तो इससे हम लोग मतलब ये कह सकते हैं। फिर वो चले जाते हैं सीधे 10 ईयर फाइनेंशियल समरी में। देखिए 10 ईयर फाइनेंशियल समरी वगैरह भी यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, इसमें बस खाली ये देखते हैं कि कितने आउटस्टैंडिंग मिलियन मतलब शेयर होल्डर हैं, ठीक है।
तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, शेयर होल्डर नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 511, 533 वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो है शेयर्स कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब कि कंपनी बायबैक कर रही है, बुलिश है, ठीक है। तो फिर नेट कैश पर शेयर भी जो है, ईपीएस भी बढ़ेगा, नेट कैश पर शेयर भी है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो मतलब देखते हैं हम लोग, मतलब उसको। तो इससे आप उनको अंदाज हो जाता है कि बैलेंस शीट इसकी स्ट्रांग हो रही है। पहले तो ये अंदाज होगा कि वीक है कि स्ट्रांग है, ठीक है। फिर ये अंदाज होगा पिछले साल से कंपेयर करके कि ये और वीक हो रही है या और स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो हमको मतलब बैलेंस शीट दो चीज बताती है। एक, अभी करंट की पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट टर्म्स में वीक है, स्ट्रांग है। मतलब अगर मान लीजिए डेट ज्यादा हो और कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो, तो हम उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में इसी साल को देख के बोल सकते हैं कि भैया बैलेंस शीट इसकी खराब है। पर पिछले साल के मुकाबले अगर रेट कम किया है और कैश और कैश आइटम और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ने बढ़ाया है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई बैलेंस शीट खराब तो है, पर खराब से थोड़ी सी अच्छी हो रही है। मतलब रिलेटिव कंपैरिजन प्लस एब्सोल्यूट कंपैरिजन हमारे बैलेंस शीट में ईयर ऑन ईयर हम जब देखते हैं तो ये भी हमको हो जाता है, ठीक है। फिर तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा, तो वो बता रहे हैं, अब हमारा देखिए लगभग खत्म हो गया वो चैप्टर खत्म है। वो फिर बता रहे हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें मैं एनुअल रिपोर्ट में नहीं लिखता पन्ना वन्ना। अगर फिर उसके बाद आपको अगर वो देखना है कि दीवान साहब टाइप जो फोटो वोटो देखना है, इधर उधर देखने से बढ़िया है कि वो फिर वही देख लो, कहानी पढ़ लो जो भी है। तो वो बता रहे हैं कि वैल्यू लाइन जो है उसमें देख लो, वहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा चीज़ें, इतना नंबर क्रंच करने का कोई फायदा नहीं है एनुअल रिपोर्ट में। और ब्रोकरेज रिपोर्ट देख लो, वो कहानी वानी वो उसका एक एनालिसिस क्रक्स बना के दे देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो वहाँ रेटिंग वेटिंग भी रहती है। तो वैल्यू लाइन वगैरह हमारे टाइम में हम लोग स्क्रीनर यूज़ करते हैं, बाकी ब्रोकरेज रिपोर्ट को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको भी देता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे, तो तो ये जो चीज़ कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फेमस नंबर्स हमारे साथ डिस्कस करेंगे, जैसे परसेंटेज ऑफ सेल, पी रेशियो, कैश पोजीशन, डेट फैक्टर, डिविडेंड, बुक वैल्यू, हमारा हिडन एसेट क्या है, कैश फ्लो, इन्वेस्टर इन्वेंट्रीज, पेंशन प्लान क्या है देती है, उससे भी हमको मतलब ये रहेगा ग्रोथ। ये जो अगला चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर उसको देने से मतलब अब बुक खत्म हो गया लगभग, सब फेमस नंबर्स। तो ये जो है हम लोग अब देखते हैं कब मिलता है टाइम। ये पढ़ लिया मैंने, और बट ये जो है कि राइटिंग समझाने के लिए ये इस तरह करके उसको ये करना। उसके बाद हमारे पास ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की तरफ चल जाते हैं, चेकलिस्ट वगैरह बना के, और ये बुक खत्म ही है, बस थोड़ी सी बची हुई है। तो देखिए हमने लगभग बुक खत्म कर दिया है। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। मोटिवेशन दोगे तभी मैं और बनाऊंगा वीडियो, नहीं तो फिर मैं अपना तो पढ़ता रहूंगा और शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ। थैंक यू।